नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। नीतीश कुमार के एक नज़दीकी करीबी एमएलसी के द्वारा आज लालू प्रसाद के आवास पर मिला गया, जिसको लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाने वाले एमएलसी गुलाम गौस आज अचानक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर लालू प्रसाद से मुलाकात की। मीडिया के सवालों पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि लोहिया कहा करते थे कि राजनीतिक में मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, इसलिए मैं लालू प्रसाद से मिलने के लिए आया था। पत्रकारों के द्वारा ये सवाल किया गया कि अचानक आपने लालू प्रसाद से मिलने आया, इसमें क्या कोई राजनीतिक विषय पर मिलने आए? उन्होंने कहा कि आज के दिन इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आज ईद का समय है, खुशियों का त्यौहार है। अब इनके मिलने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि आखिर अचानक नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाने वाले गुलाम गौस अचानक राबड़ी आवास पहुंचकर लालू प्रसाद से क्यों मुलाकात की। इसको लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो रही है। आपको बता दें कि इसी वर्ष के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें विभिन्न पार्टियों के दल के द्वारा एक दूसरे के घर पर ईद के समय जाया गया। इसी को लेकर आज गुलाम गौस भी ईद के समय लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं गुलाम गौस, वो क्यों आज राबड़ी आवास पर गए, लालू प्रसाद से मिले। हो सकता है ये चुनाव का समय है। उन्होंने साथ साथ यह भी संकेत दिया कि राजनीतिक में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। कोई भी कहीं किसी के पास आ सकता है, जा सकता है, मिल सकता है। अब इसका विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर किस कारण से लालू प्रसाद से मुलाकात किया गया और क्यों किया गया। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टरों में हूं धनराजगढ़, राजधानी देहरादून से। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो नवरात्रि चल रहे हैं, सभी लोग इस नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं, लेकिन वही कुट्टू का आटा खाने से 100 लोग के लगभग बीमार हो गए हैं, जो कि अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। और अब देखिएगा कि 100 लोगों के बीमार होने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जागता हुआ नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ जो छापेमारी है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। क्योंकि देखिए कि कुट्टू के आटे के साथ कहीं ना कहीं मिलावट की गई थी और उस मिलावट के चलते जिन लोगों ने वो कुट्टू का आटा खाया है वो बीमार पड़ गए हैं और फूड पॉइजन होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनका हालचाल जानने के लिए आज अस्पताल पहुंचे हैं और उसके साथ ही धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी अस्पताल पहुंचे हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग बीमार हैं उनके इलाज में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाए और उनको तुरंत इलाज दिया जाए। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि जो लोग बीमार हुए थे उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और माना जा रहा है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं उनको छुट्टी दे दी जाएगी। लेकिन जिस तरह की मिलावट कुट्टू के आटे में देखने को मिली है, जिसके कारण इन लोगों की तबीयत खराब हुई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार छापेमारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के द्वारा भी कहीं ना कहीं छापेमारी की गई है और तमाम जगहों पर छापेमारी करने के साथ ही जो जहाँ से ये मिलावट हुई है उन पर भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह की कार्रवाई इन लोगों पर करता है जो मिलावटखोर हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई त्योहार का समय आता है तो त्योहार के समय पर कहीं ना कहीं मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि जो फूड सेफ्टी विभाग है वो लगातार कार्रवाई भी करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिलावटखोर हैं वो बाज नहीं आते हैं और इस तरह की मिलावट कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों में करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन किस तरीके से इन लोगों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराजगढ़, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। पूरे देश में आज ईद का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपसी भाईचारे और प्रेम के इस त्यौहार को सभी नमाजियों ने आपस में गले मिलकर के नमाज के बाद बधाई दी और साफ तौर पे ईद के इस पर्व को सुख एवं शांति से मनाने की बात कही।
पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ईदगाह पहुंचे। ईदगाह पहुंचकर उन्होंने सभी नमाजियों को बधाई दी, ईद की शुभकामनाएं दी, पूरे देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी। सबसे बड़ी बात यह कि ईद को लेकर के इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन चुटपुट हिंसा के अलावा पूरे देश में कहीं भी कोई बड़ी खबर सुनने में नहीं आई। लेकिन ईद के इस त्यौहार को प्यार और सौहार्द से मनाया गया। ईद के इस त्यौहार पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईदगाह में 10 बजे नमाज़ पढ़ी गई। 10 बजे की नमाज़ के बाद सभी नमाजियों को अमन चैन के इस त्यौहार पर जो मौलाना राशिद फ़िरंगी महली हैं उन्होंने बधाई दी और साफ़ तौर पे इस ईद के त्यौहार को अपने घरों में अमन चैन के साथ मनाने की तकदीर की। साफ़ तौर पे उत्तर प्रदेश में ईद के त्यौहार को लेकर के गहमा गहमी का माहौल था। संभल की बात करें या लखनऊ की बात करें या पुराने लखनऊ की बात करें, सभी जगहों पर पुलिस का हाई अलर्ट था। प्रदेश में पुलिस ने भी ईद की तैयारियों को लेकर के पैदल मार्च निकालना कल देर रात से ही शुरू कर दिया था, बशर्ते किसी प्रकार का कोई अनौपचारिक स्थितियां ना पैदा हों। इसको देखते हुए प्रदेश की पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन सुबह 10 बजे ईद की नमाज़ पढ़ी गई राजधानी लखनऊ के ईदगाह में, और ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के बाद सभी नमाजियों को मौलानाओं ने बधाई दी और सभी नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिल कर के भी बधाई दी। पूरा देश भाईचारे के इस त्यौहार को, ईद के त्यौहार को आज धूमधाम से मना रहा है। वहीं अखिलेश यादव पहुँचे ईदगाह पर पहुँचकर उन्होंने सभी को ईद की बहुत शुभकामनाएं दी और पूरे देश में ईद के त्यौहार को शांति, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जाए, इस बारे में संबोधन किया। संभल से लेकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पूरी तरीके से पुलिस के द्वारा हाई अलर्ट मोड पे था। अलर्ट मोड रहने के साथ साथ ईद की जो नमाज है वो पूरी तरीके से शांति तौर पर निपट जाए, इसको ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के कंधों पर थी और उन्होंने वो बखूबी निभाने का प्रयास भी किया। एक और ईद के साथ साथ नवरात्रि का त्यौहार भी चल रहा है। नवरात्रि में जो हिंदू हैं उनको पूजन पाठ में किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसके भी विशेष एवं मुकम्मल इंतज़ाम प्रदेश की पुलिस के द्वारा, प्रदेश के प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं आप मेरे साथ, मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में लंबे समय के बाद अब नगर निगम में मेयर पद की नियुक्ति हुई है। पिछले 3 साल से अटके हुए नगर निगम चुनावों में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी ने आज अपना पदभार संभाला। इसको लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विपुल गोयल, खेल मंत्री गौरव गौतम के साथ अरविंद शर्मा और राजेश नागर की मौजूदगी देखने को मिली। तो वहीं बीजेपी के विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं अब परवीन बत्रा जोशी ने मेयर पद संभालते ही सबसे पहले सफाई शहर को रखने को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और ये निर्देश दिए कि शहर को इंदौर की तर्ज पर अब साफ सुथरा बनाना होगा। तो वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम बनाने की भी बात कही, ताकि शहर को जल्द से जल्द खुले में कूड़ा ना फेंकने, सफाई रखने और जो बंद पड़े नालों की साफ सफाई भी रखने की बात कही गई है। दरअसल फरीदाबाद में बरसात आते ही जगह जगह पर जलभराव की स्थिति, सबसे बड़ी स्थिति जो है पैदा हो जाती है। इसी को लेकर पिछले दिनों से लगातार इस तरह के लोगों के द्वारा सामने आ रही थी समस्याएं, जिसको अब निपटारण करने के लिए मेयर ने सबसे पहले अधिकारियों की बैठक ली। सफाई और नालों की सफाई, 2 अहम जो बातें हैं वो इस बैठक में निकल कर आई हैं। हालांकि परवीन बत्रा जोशी ने साफ तौर पर यह जो अधिकारियों की बैठक लिया उसमें साफ संदेश दिया है कि अब लोगों की जो उम्मीदें थी ट्रिपल इंजन की सरकार की, उसको पूरा करने का दायित्व मिलकर करना होगा, जिसमें अधिकारी और बीजेपी की पार्टी के तमाम जो विधायक हों, चाहे नेता हों, चाहे फिर मंत्री हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो वहीं कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे कार्यक्रम में, उन्होंने सभी पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए का फंड दिलाने का भी ऐलान किया है, ताकि वो अपने वार्ड के अंदर विकास कार्यों को और भी अधिक बढ़ाने का काम कर सकें। हरियाणा के अलग अलग जिलों में पिछले दिनों हुए चुनाव में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के तौर पर परवीन बत्रा जोशी की सबसे बड़ी जीत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अब अपना कार्यभार संभाला है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। पीलीभीत में कैदी की मौत के बाद सामने आया एक मामले ने पुलिस व जेल प्रशासन को
हैरान कर दिया है, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल जिला जेल में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट से संबंधित मुकदमे में सजा काट रहे 47 वर्षीय कैदी की 28 मार्च को तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द होने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जेल के रिकॉर्ड में मृतक का पता थाना पूरनपुर के गांव पिपरिया दुलई निवासी राजू उर्फ अब्दुल्ला पुत्र श्रवण सिंह पठान के रूप में दर्ज था। जेल प्रशासन ने जब कैदी के परिजनों को सूचना भेजनी चाहिए तो रिकॉर्ड में दर्ज पते पर परिजन की कोई जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके बाद लवारिस में कैदी का अंतिम संस्कार बरेली की एक सामाजिक संस्था के द्वारा किया गया है। हैरत की बात यह है कि आरोपी को साल 2014 में बिलसंडा थाने में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट से संबंधित दर्ज एक मुकदमे में 10 साल की जेल और 67,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था। हालांकि अब कैदी की मौत के बाद रिकॉर्ड पर पता स्पष्ट न होने से पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल मामले में एसपी अविनाश पांडे ने जांच के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही कैदी के मुकदमे से संबंधित रिकॉर्ड से लेकर विवेचक और तत्कालीन थाना प्रभारी का पता लगाकर स्थिति स्पष्ट कराने के बाद पूरे मामले की सीओ से रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं जेल अधीक्षक राजेश पांडे ने रिकॉर्ड पर दर्ज पता तस्दीक न होने पर कैदी का लावारिस में अंतिम संस्कार करा दिया है और पूरे मामले को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज पीलीभीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले बस्तर पर वो जाने वाले हैं। उससे पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज जो है दंतेवाड़ा बस्तर सरहदी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ पर जो है सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़े 25 लाख इनामी उर्फ रेरुका बानो को जो है सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर पर मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है सुरक्षा बलों के लिए और एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। वहीं इस मुठभेड़ में जो है आधुनिक हथियार SLR और गोला बारूद जैसे कई आधुनिक हथियार जो है सुरक्षा बलों को जो है जब्त भी किए हैं। लगातार जो है नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ में अब जो है अंतिम चरण पे है, ऐसे तमाम जो नेता वो कह रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो ये मुठभेड़ हुई तो कहीं ना कहीं इस पर जो है बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिली है। हाल में ही जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी करके गृह मंत्री ने कहा है कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलवाद जो है अंतिम चरण पे है और उन्होंने कहा कि 2025 में अब तक जो है 117 से ज़्यादा नक्सली जो है मारे गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक सरकार को 2000 से 2700 तक के नक्सली जो है सरेंडर कर दिए हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री साफ सीधे तौर पर कहा है कि बंदूक से शांति नहीं आ सकती। सीधे तौर पर नक्सलियों से उन्होंने ये भी कहा है कि आप सरेंडर कर दिए और सरकार के मुख्य धारा से जुड़ जाइए। ऐसे तमाम नारों के साथ जो है गृह मंत्री आग्रह कर रहे हैं, मगर नक्सली सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भारी मात्रा में जहां भी नक्सली हमला हो रहे हैं वहां पर बड़ी क्षति जो है नक्सलियों को हो रहे हैं और बड़ी तादाद पर जो है अब तक जो है नक्सली जो है मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ से 2026 तक, और उन्होंने डेडलाइन दिया है कि 31 मार्च तक जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसी कड़ी पे जो है नक्सलवाद को खात्मा जो है छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। कैमरामैन सोनू के साथ शंभू राय, JK 24 न्यूज, रायपुर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।
दरअसल आपको जानकारी दे दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो अब ताज़ा अपडेट जारी किया गया है उसके अनुसार गर्मी एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू करेगी और लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी सताती हुई दिखाई देगी। मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है उसके अनुसार अब 31 मार्च के बाद से 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच जो तापमान है उसमें अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने जो इससे पहले पूर्वानुमान जताया था, मौसम विभाग का कहना था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर सहित जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके और साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी, बूंदाबांदी होगी, जिसके बाद वही ठंडी हवा दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेगी और यही सिलसिला हमें देखने को भी मिला। 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक दिल्ली एनसीआर के आसमान में तेज धूप तो खिली लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा गर्मी ने परेशान नहीं किया क्योंकि दिल्ली में जो ठंडी हवाएं हैं उसका दौर देखने को मिला। हवाओं की गति तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की दर्ज की गई। और अगर आप आज की बात करेंगे, आज हफ्ते की शुरुआत है, आज सोमवार है और आज से एक बार फिर गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देखेंगे, सहयोगी से एक बार कहूंगा दिखाएं कि कितनी तेज धूप जो है वो खिली हुई है। धूप की तेज किरणें सीधा दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग, आप देख सकते हैं इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर हैं, पेड़ का सहारा ले रहे हैं, छाया ढूंढ रहे हैं ताकि ये जो तेज धूप है, ये जो तेज धूप के थपेड़े पड़ रहे हैं इससे बचा जा सके। और मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके अनुसार अब फिलहाल आने वाले 7-8 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और आज का जो अधिकतम तापमान है राजधानी दिल्ली का, मौसम विभाग की तरफ से तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मौसम विभाग ने एक भविष्यवाणी पहाड़ों के लिए भी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि भले ही मैदानी इलाकों में गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुकी है लेकिन अभी पहाड़ी इलाकों पर मौसम सुहावना बना रहेगा, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड हो, वहां पर मौसम सुहावना बना रहेगा और लोगों को अभी फिलहाल इतनी ज्यादा गर्मी का एहसास वहां पर नहीं होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तापमान ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाली 7-8 अप्रैल के बाद जो ये पारा है वो 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। ईद पर्व और नवरात्र का जो पर्व है वो चल रहा है, तो ऐसे में सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया है कि जो अति संवेदनशील एरिया हैं वहां पर पूरी दृष्टि रखी जाए। और शायद यही वजह है कि लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, अति संवेदनशील जो भी एरिया है वहाँ पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के हर जनपद में कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार पुलिस के अफसर हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अति संवेदनशील एरिया में पुलिस की जो पार्टियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। हालांकि आज जिस तरह से शांतिपूर्ण पूरी तरीके से त्योहारों को निपटाया जा रहा है, तो एक बात ज़रूर है, कहीं ना कहीं पुलिस ने व्यापक प्रबंध पहले से ही कर चुके थे और यही वजह है कि तमाम धर्मगुरुओं से बातचीत होने का नतीजा है कि कहीं ना कहीं आज ईद के पर्व को लेकर जो भी नमाज अदा की गई, वहाँ पर भी मस्जिदों के आसपास भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और किसी भी आम जनमानस को असुविधा ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था। और शायद यही वजह है कि लगातार कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं है जिसको लेकर प्रशासन परेशान हो। कहीं ना कहीं प्रशासन ने पहले से ही हर बात का पूरी तरह से ताकीद और इंतजाम कर लिया था कि ताकि पर्व के दृष्टिगत कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपसी सौहार्द बिगड़े। तो लगातार हालांकि हर एक पूरे मामले को लेकर खुद पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम जो अतिसंवेदनशील वाले ज़िले हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां के प्रशासनिक अफसरों से यानी पुलिस के अधिकारियों से खुद पुलिस के मुखिया ने बातचीत की और हर एक स्थिति का वो जायजा खुद ले रहे हैं। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह हाजिर हूँ आपके सामने बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज बाकायदा
मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट स्टेट है, किस तरह से टूरिस्टों को यहाँ पे सुविधा दी जाए, इसको लेकर के वो काफ़ी कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं, काम करेंगे। उत्तराखंड में विकास की जो गाड़ी है वो तेज दौड़े, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी की नकेल कसेंगे और मुख्यमंत्री के ड्रीम के अनुसार इस राज्य को मॉडल स्टेट बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 25 साल का हो गया है और 25 साल का उत्तराखंड युवा उत्तराखंड है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप भी ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करे, किस तरह से विकास का खाका बनाए, उसको अमली जामा पहनाए, इस पे वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और अपने अधिकारों को लेकर के उस जागरूकता का लाभ उत्तराखंड स्टेट को विकास के रूप में मिले, इसके लिए भी अलग से प्लान करेंगे। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। पंजाब के पटियाला के अंदर कुछ दिन पहले आर्मी के कर्नल और उनके बेटे के साथ हुई मारपीट का मामला अब पंजाब के अंदर शांत होता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर सरकार की तरफ से गठित की गई विशेष SIT की टीम आज पटियाला पहुंची थी और पटियाला के अंदर SIT ने कई तरह के सबूत जुटाने जो है वो शुरू कर दिए। इस पूरे मामले के अंदर जांच शुरू कर दी है। STF के जो चीफ हैं ASY, उनका कहना है कि हम इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे और जो जो पहलू हैं उनके एविडेंस इकट्ठे करके इसको पूरे जांच में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ की जो पत्नी है वो भी आज चंडीगढ़ पहुंची थी। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की उनके निवास पर, और जब ये मुलाकात हुई तो वहाँ पर आर्मी के कई पूर्व अधिकारी और कई जो पूर्व सैनिक वहाँ पर मौजूद थे और पुष्पिंदर बाठ की पत्नी ने उन सैनिकों के साथ भी मुलाकात की और उसके बाद पंजाब के CM के साथ एक लंबी जो है बातचीत की गई। इस दौरान जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, मुख्यमंत्री ने कर्नल बाठ की पत्नी को ये पूरा भरोसा दिलाया है कि पंजाब पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करेगी और जो कोई भी आरोपी होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन साथ ही ये आज SIT का वहाँ पहुँचना और साथ ही उनकी पत्नी का CM से मिलना, ये कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि कर्नल बाठ का मामला अब कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब कर्नल बाठ के साथ मारपीट की गई थी, उनके बेटे के साथ मारपीट की गई थी, तो उसके बाद ये पूरा मामला जो चर्चा में आया था। हालांकि इस घटना को लेकर पंजाब पुलिस ने अपने 12 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। लेकिन कर्नल बाठ की पत्नी लगातार इस पूरे मामले को लेकर CBI जांच की मांग कर रही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ हो गई है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो मामला है वो पंजाब के अंदर राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़,